Assalamu alaikum students. This is Mohammad Faisal Makbul working as a research officer in the Institute of Zoology, University of the Punjab. Welcome to my YouTube channel. आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंजाइम्स। इस टॉपिक के अंदर एंजाइम के चैप्टर के अंदर हम कुछ जो पॉइंट्स मेनली डिस्कस करेंगे उनमें हमारे पास सबसे पहले मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप्स, फिर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे एंजाइम से रिलेटेड। फिर हम देखेंगे कि एंजाइम्स के की फीचर क्या हैं, एंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे हाउ एंजाइम वर्क, बेसिकली एंजाइम काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंजाइम का। फिर हम एंजाइम का एक पार्ट होता है जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एंजाइम जब कभी भी कोई काम कर रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है, किसी चीज को किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो एंजाइम की स्पीड को सर्टेन फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो हम बेसिकली उन फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में हमारे पास कि एंजाइम को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, एंजाइम का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड विच इज द मेटाबॉलिज्म। तो बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना होता है डिफरेंट वेज के अंदर। तो वो रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसकी बॉडी में मल्टीपल टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को बेसिकली हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम बेसिकली कलेक्टिवली नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिज्म टर्म है बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड से निकली है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था इब्ने नफीस, जिसने इस ग्रीक टर्म को मेटाबॉलिज्म को यूज किया था और उसने मेटाबॉलिज्म को डिफाइन किया था कि ये मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली जो चेंजेस हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दिस वाज द सेइंग ऑफ इब्ने नफीस। सो अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिफाइन किया गया यहाँ पर, all chemical reactions occurring in the body of living organism are called metabolism. These processes allows organism to grow, reproduce and respond to their environment. यानी कि कितने भी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी उनमें जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म काम क्या करता है, किस चीज में हेल्प आउट करता है, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और उसको अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। The term metabolism is derived from a Greek word meaning change. ये जो टर्म मेटाबॉलिज्म है ये सबसे पहले बेटा इब्ने नफीस ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसका मतलब होता है चेंज। The concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis, who stated that the body and its part are always undergoing change. अब देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको दो ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास एनाबॉलिज्म है और उसके बाद हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बेसिकली हमेशा याद रखना है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल बना देते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल बना देंगे, ये हमारे पास होता है एनाबॉलिज्म। और इसके रिस्पेक्टिव हमारे पास होता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और ब्रेकडाउन से हमारे पास स्मॉलर सब्सटेंसेस बनते हैं। तो लार्जर सब्सटेंसेस का टूटकर स्मॉलर सब्सटेंसेस बनाना, दिस इज फॉर कैटाबॉलिज्म। ठीक है। सी फॉर कटिंग होता है, तो सिमिलरली कटिंग का मतलब यह होता है कि आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब भी बेटा यहाँ पर यही है कि लार्जर मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देना दो छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। अब हम साथ में इनके रिस्पेक्टिव एग्जांपल भी अभी देखते हैं। पहले इसको रीड आउट कर लें जी आपकी आसानी के लिए। द प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूज्ड। एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी हमेशा यूज होती है और इसकी सबसे बेस्ट और इजीएस्ट एग्जांपल आपके पास फोटोसिंथेसिस की है। फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट
कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और वाटर को यूज करता है, इसके साथ सनलाइट को यूज करता है और प्लांट ग्लूकोज बना देता है। इस प्रोसेस को, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबोलिज्म। दिस इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड बाय यूजिंग सनलाइट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, अगर कभी एग्जांपल पूछी जाए एनाबोलिज्म की, तो आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म बेटा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। एनाबोलिज्म के अंदर हम एनर्जी देते हैं, जबकि इस प्रोसेस में कैटाबोलिज्म में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, वो जो फूड हम खाते हैं उस फूड के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है, तो ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को, इस एग्जांपल को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इज द बेसिकली एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिज्म्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है जी कि एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं और हम इनको बायोकैटालिस्ट क्यों कहते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कोई भी पर्सन पूछ सकता है, what are enzymes and why are they called biocatalyst? So enzyme बेटा प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम बेटा प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, और जिनकी स्पेसिफिक टाइप की शेप होती है। एंजाइम्स आपके पास बेटा प्रोटीन्स के मिलने से बनते हैं और इनका काम क्या होता है, ये स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, तीन बातें मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर। एंजाइम क्या होता है, तीन बातें याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के मिलने से बनते हैं। एंजाइम आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, और जब वो प्रोटीन के मिलने से बनते हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये स्पीड अप करते हैं। किस चीज को स्पीड अप करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है डियर स्टूडेंट कि ये अपनी शेप चेंज नहीं करते। ठीक है, अपनी शेप चेंज नहीं करते, इसी वजह से इनको बायोकैटालिस्ट कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, तो कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा दें और अपना स्ट्रक्चर चेंज ना करें। कैटालिस्ट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करवा दे, स्पीड अप करवा दे, लेकिन अपना स्ट्रक्चर चेंज ना करे। तो सिमिलरली एंजाइम को बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। एंजाइम को बायोकैटालिस्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा होता है। ठीक है जी, और इनकी भी शेप चेंज नहीं होती लास्ट में केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा लिखा हुआ है, एंजाइम आर प्रोटीन्स दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं, एंड आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि ये अपनी शेप चेंज नहीं करते ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम एक्ट कर रहा होता है, जिसको एंजाइम ब्रेक करवा रहा होता है, उसको सबस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। और ऐसा एंजाइम एंजाइम जिस चीज के ऊपर एक्ट करता है वो तो सबस्ट्रेट कहलाती है, लेकिन उस सबस्ट्रेट को तोड़ने के बाद, ब्रेक करने के बाद जो नई चीज बनती है उसको प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट भी आपने याद रखने हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है और उसके साथ प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थ्रू आउट द चैप्टर जो है वो कंटिन्यूसली इंशाल्लाह यूज होंगे। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें कि तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्टिव साइट एंड एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट बेटा हमेशा ये आप लोगों के सामने पर्पल कलर के अंदर एक जो है वो आपके पास ये एंजाइम बना हुआ है, ये पर्पल कलर में। इस एंजाइम के ऊपर आपको ये जो नजर आ रही है स्ट्रक्चर, ये सबस्ट्रेट कहलाता है। सबस्ट्रेट जिसने एंजाइम के साथ अटैच होना होता है। ठीक है जी, और एंजाइम इसी सबस्ट्रेट को ब्रेक करवा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है। अब ये जो हमारे पास पर्पल कलर में है ये तो हो गया एंजाइम। एंजाइम के ऊपर आपको ये यहाँ रेड एरो नजर आ रहा है, यहाँ पर छोटी सी कैविटी नजर आ रही है, खाली जगह नजर आ रही है जहां पर सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। तो एंजाइम का वो पार्ट जहां पर सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है इसको कहते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम का वो पार्ट स्टूडेंट्स जहां पर सबस्ट्रेट ने अपने आप को अटैच करवाना होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट।
और उसके अलावा जो नीचे आपको ये पर्पल सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एंजाइम है। और इसके बाद एक्टिव साइट के ऑपोजिट आपको एक और कैविटी नजर आ रही है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, और एलोस्टेरिक साइट वो साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता। अगर सबस्ट्रेट बेटा एक्टिव साइट के अलावा, अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर जाकर अटैच हो जाए तो उस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स जो सबस्ट्रेट है आपका वो एक्टिव साइट पर अटैच होने की बजाय किसी और जगह पर जाके अटैच हो जाए तो उसे कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। तो इसकी डेफिनेशन को जरा देख लें। पार्ट ऑफ एन एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैच, एंजाइम की वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं। और एलोस्टेरिक साइट बेटा a site other than the active site where substrate attach, एक्टिव साइट के अलावा कोई और दूसरी जगह जहां पर सबस्ट्रेट अटैच हो जाए उसको एलोस्टेरिक साइट का नाम दिया जाता है। और जब भी कभी सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होता है तो इंजाइम उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। इंजाइम सिर्फ उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे जो कि एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होता है, जो कि आप लोगों के पास एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होता है। अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होगा तो फिर सबस्ट्रेट जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। अगर सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइट पर जाके अटैच हो जाता है तो फिर इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकेगी। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि हाउ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी कंट्रोल्ड। कौन सी चीज है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। एंजाइम बेटा अगर काम कर रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहा है एंजाइम, तो बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, एंजाइम की स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एंजाइम की स्पीड को तेज भी कर सकते हैं और एंजाइम की स्पीड को कम भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एंजाइम की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, एंजाइम काम कर रहा है और आप उसके काम करने की स्पीड को ज्यादा करना चाहते हैं, तो ऐसे इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए कुछ चीजें यूज होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस यूज होते हैं, उनको एक्टिवेटर का नाम दिया जाता है। एक्टिवेटर आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे आयंस हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करवा देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को तेज करवा देते हैं। और उसके अलावा अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं, स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि एंजाइम की स्पीड को रोक देती हैं, एंजाइम की स्पीड को कम कर देती हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है, द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एन एक्टिवेटर। और इसकी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की गई है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। और उसके बाद आप लोगों को बताया गया है कि वो सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं उनको नाम दिया जाता है इनहिबिटर। और उसकी एक एग्जांपल आप लोगों के सिलेबस में शामिल की गई है, एन इथाइल मेलिमाइड। एन इथाइल मेलिमाइड जो है ये आपके पास एक इनहिबिटर की एग्जांपल है और पेपर में एग्जांपल लिखना लाजमी है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें तो आपके पास जो है वो कोफैक्टर क्या होता है। ये लास्ट हमारा आज का टॉपिक है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर आपके पास ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कुछ एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वैसे तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के मिल के बने होते हैं, प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है। कुछ एंजाइम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको नाम दिया जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर स्टूडेंट्स वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि किसी भी एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये बेसिकली जो कोफैक्टर होता है ये ब्रिज के तौर पर काम करता है। किस किस के दरमियान ब्रिज के तौर पर काम करता है? ये इंजाइम के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज के तौर पर काम करता है। ठीक है, सम टाइम कोफैक्टर जो है वो बेटा केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और सम टाइम जो है ये सिंपल क्या करता है कि जो रिएक्शन है उसको ड्राइव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्शन इजीली हो सके। ठीक है जी,
तो इसको भी आप लोगों की आसानी के लिए रीड आउट कर लेते हैं। सम एंजाइम कंसिस्ट solely of proteins, others also have non protein part। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसे कोफैक्टर का नाम दिया जाता है, जो कि प्रॉपर फंक्शन के लिए चाहिए होता है। फिर कोफैक्टर जो है यूजली जो है ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। किस किस के दरमियान ब्रिज के तौर पर काम करते हैं जी? एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। और सम टाइम जो है कोफैक्टर प्रोवाइड सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, जो कि हेल्प करता है रिएक्शन होने के अंदर एंजाइम को रिएक्शन कंडक्ट करवाने में। इस डायग्राम को बेटा देखें तो ये आपके पास ये एक एंजाइम है, उसके साथ ये ग्रीन कलर का कोफैक्टर अटैच होता है। जब कोफैक्टर अटैच होता है तो फिर उसके ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। इस एंजाइम के ऊपर देखें नॉर्मली सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर रहा, सबस्ट्रेट की शेप और है और ये एक्टिव साइट की शेप और है। तो किया क्या जाता है, होता क्या है कि इस एंजाइम के साथ ये ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है। जब मेरा बेटा सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा तो फिर सबस्ट्रेट आके इजीली अटैच हो जाएगा। अगर ये जो कोफैक्टर जो है वो बाइंड नहीं करता सब एंजाइम के साथ, अगर एंजाइम के साथ स्टूडेंट कोफैक्टर अटैच नहीं होता तो फिर आपके पास जो सबस्ट्रेट है ये कभी भी बाइंड नहीं कर पाएगा इस एंजाइम के साथ। और एक बात और याद रखनी है, लास्ट पॉइंट, कि जितने भी आपके पास एंजाइम होते हैं उन सब के लिए कोफैक्टर नहीं चाहिए होता। कुछ खास एंजाइम होते हैं जिनको प्रॉपर फंक्शन के लिए आपके पास कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को हर चीज समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है, आप लोगों को, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की मजीद जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो इस नेक्स्ट जो वीडियो है वहां तक के लिए जो है वो हमें इजाजत दें। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।